हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षागर में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बच्चों के लिए सीबीटी एग्ज़ाम का मॉडल पेपर नंबर 15 लेके आया हूं, जो कि आपके होने वाले सीबीटी एग्ज़ाम और यूपीपीसीएल और आपके यूपीपीसीएल दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। हो सकेगा तो अपने नोट्स में इनको लिख लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपके होने वाले यूपीपीसीएल और सीबीटी का एग्ज़ाम अच्छे से हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आवृत्ति जितनी डैश डैश होगी बिजली का झटका उतना ही डैश डैश खतरनाक होगा। ऑप्शन दिया आपको अधिक, कम, कम, अधिक, 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 कम और कम। तो बच्चों, आवृत्ति जितनी कम होगी, आवृत्ति जितनी कम होगी, फ्रीक्वेंसी जो होगी आपकी जितनी डाउन होगी, ठीक है, उतना ही आपको क्या होगा, खतरनाक झटका होगा। जो आपका बिजली का जो झटका होगा वो क्या होगा, अधिक होगा, हाई होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों, जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं ये आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिना क्षति के मानव अधिकतम कितनी धारा स्तर को सहन कर सकता है? 1 मिली एम्पियर, 15 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, 5 एम्पियर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? 15 मिली एम्पियर तक वो सह सकता है। और 100 मिली एम्पियर से 200 मिली एम्पियर तक क्या होगा, उसकी स्किन जल जाएगी। स्किन क्या होगी, जल जाएगी। और 20 मिली एम्पियर पे उसको झटका लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग होता है, लाल होता है, नीला होता है, हरा होता है, पीला होता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, हरा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श रूप में नियतांक वोल्टेज स्रोत में होना चाहिए। अनंत प्रतिरोध होना चाहिए, अनंत धारिता होनी चाहिए, शून्य प्रतिरोध होना चाहिए, कोई नहीं। तो बच्चों क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस जो है आपका शून्य होना चाहिए। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ठीक है, चलिए कोई भी आप सोर्स लेंगे उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू शून्य होनी चाहिए। डैश डैश प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, कंडक्टेंस, रिलक्टेंस, इम्पिडेंस, परमेंस। तो प्रतिरोध का जो रेजिस्टेंस का जो अपोजिट होता है वो होता है आपका कंडक्टेंस। और इसको लिखते हैं जी से, 1/G। और इसकी यूनिट की बात करेंगे तो इसकी यूनिट होती है महो। ठीक है, इम्पिडेंस क्या होता है, इम्पिडेंट एडमिटेंस का उल्टा होता है। एडमिटेंस को हम लोग किससे लिख करते हैं, वाई से, और इम्पिडेंस को हम लोग जेड से। ठीक है, परमेंस किसका उल्टा है, ये रिलक्टेंस का उल्टा होता है। ठीक, रिलक्टेंस, रिलक्टेंस मतलब कैपिटल एस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेरेडियन डैश डैश की इकाई है, प्लेनर कोण की है, ठोस कोण की है, विकर्ण दक्षता की है, नन की। तो जो आपका स्टेरेडियन होता है वो सॉलिड एंगल की यूनिट होती है, सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल। ठीक,
इसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सॉलिड एंगल को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है आपकी, स्टेरेडियन होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तांबे का गलनांक होता है 1085 डिग्री सेल्सियस, 850 डिग्री सेल्सियस, 1215 डिग्री सेल्सियस, 960 डिग्री सेल्सियस। तो जो तांबे का जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट वो क्या होता है, 1085 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइका डैट डैश है, चालक है आपका, अर्धचालक है, विद्युत रोधी है, अति चालक है। तो बच्चों माइका जो होता है ये आपका क्या होता है, माइका को हम लोग अभ्रक भी बोलते हैं, ठीक है, अभ्रक। इसका ये क्या होता है, इंसुलेटर होता है। क्या होता है, इंसुलेटर होता है। तो विद्युत रोधी बिल्कुल आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाइक्रोम का गलनांक डैश डैश होता है 1300 डिग्री सेल्सियस, 1400 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस, 1550 डिग्री सेल्सियस। तो नाइक्रोम का जो गलनांक होता है ये क्या होता है, 1400 डिग्री सेल्सियस होता है और इसको हीटिंग एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, हीटिंग एलिमेंट के रूप में यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृदु सोल्डर का संयोजन होगा सीसा 37%, टिन 63%, सीसा 50%, टिन 50%, सीसा 50%, टिन 30%, सीसा 50%, टिन 37%। तो बच्चों पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, सीसा 37% और टिन 63%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैरिस्टर क्या है, एक धारा निर्भर प्रतिरोध, एक वोल्टेज निर्भर प्रतिरोधक, एक वोल्टेज निर्भर डायोड। तो बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, एक वोल्टेज निर्भर प्रतिरोध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओम के नियम अनुसार आर के बराबर है वी आई, वी बाई आई, वी स्क्वायर बाई आई, वी स्क्वायर बाई आर। देखिए ओम का नियम क्या होता है, वी बाई आई इज इन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ओम का जो नियम है उसका ग्राफ कैसा होता है, तो ये इसका ग्राफ रेखीय होता है। ये वी है, ये आपका आई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओम का नियम लागू किया जा सकता है रेक्टिफायर पे, रेजिस्टेंस पे, जीनर डायोड पे, ट्रांसफार्मर पे। तो आपका एक्चुअली क्या है, जो आपका इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इन पे क्या होता है, ओम्स लॉ लागू होता है। जबकि डायोड, ट्रांजिस्टर, इन सब पे क्या होता है, आपका ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पर कंडक्टर का प्रतिरोध विपरीत ढंग से बदलता है, तापमान, लंबाई, प्रतिरोधकता, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो देखिए रेजिस्टेंस जो होता है वो लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाई-ओ-टी यूनिट को यह भी कहा जाता है, KW कहा जाता है, KV कहा जाता है, KWH कहा जाता है, वाट कहा जाता है। तो आपका जो एक बायोट है इसको हम लोग KWH भी कहते हैं, ठीक बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको सर्किट दे दिया गया है और उसमें पूछा गया आर का मान बताइए। तो इसमें हम लोग केवीएल लगा देंगे। तो देखिए इसमें मान लेते हैं, इसमें इन्होंने भी दे दिया है कि 2 एम्पेयर की करंट भी फ्लो हो रही है। तो चलिए केवीएल लगाते हैं। तो 5 इंटू आई प्लस 3 इंटू आई प्लस 4 इंटू आई प्लस 7 इंटू आई प्लस आर इंटू आई, और यहाँ वोल्टेज सोर्स नहीं दिया है तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 5, ये हो जाएगा 5, करंट की वैल्यू 2 दी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका
5 2 3 गुणे बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा लिखा था। ये सप्लाई वोल्टेज आपकी 50 वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 50 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो सबकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। अब ये 2 एम्पियर प्लस 4 गुणे 2 प्लस 7 गुणे 2 प्लस 2 इंटू आर इज इक्वल टू 50 को उधर ले आइए, आपका 50 ये हो गया। अब सबको जोड़िए, ये हो जाएगा आपका 10 6 8 14 2R इज इक्वल टू 50, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 16, ठीक है। 16 8 आपका 16 8 क्या होगा 24 24 24 38। तो 38 प्लस 2R इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। तो 2R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 माइनस 38। तो ये आपका बचेगा आपका 12। तो 2R, तो R इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 12/2 डेट इज 6 ओम। तो आपका 6 ओम आपका बिल्कुल सही है। तो R की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 6 ओम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यावर्ती विभव के लिए रूपक गुणक है RMS वैल्यू अपॉन मीन वैल्यू, ठीक है। रूपक गुणक मतलब फॉर्म फैक्टर आपसे पूछ रहा है। फॉर्म फैक्टर KF, तो KF इक्वल टू क्या होता है RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, ठीक। तो RMS वैल्यू अपॉन मीन वैल्यू, मीन वैल्यू को एवरेज वैल्यू बोलते हैं। मीन वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू, RMS वैल्यू अपॉन पीक वैल्यू, पीक वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, KF इज इक्वल टू RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सत्य है KW इक्वल टू KVA, KW इज इक्वल टू KVA इंटू कॉस फाई। तीसरा है KW इक्वल टू KVA इंटू पावर फैक्टर। और चौथा है KVA इज इक्वल टू KW इंटू कॉस फाई। देखिए किलो वाट इज इक्वल टू क्या होता है KVA इंटू कॉस फाई। तो आपका ये आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर फैक्टर का मान किसके बीच में होता है -1 से 1 के बीच में, अनंत से अनंत, 01 से 0, 0 से 1। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, 0 से 1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालकत्व किसके सदस्य होती है, ठीक है, मतलब किसके समान होती है। प्रतिष्ठंभ, MMF, पारगम्यता, प्रेरकत्व। तो पारगम्यता, ठीक है, पारगम्यता। इसमें आंसर क्या होगा आपका पारगम्यता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुनाद पर एक RLC श्रृंखला परिपथ में धारा डैश डैश है, सर्वाधिक है, न्यूनतम है, अनंत है, शून्य है। तो क्या होता है ये शून्य होता है। इसमें शून्य आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज तथा फेज वोल्टेज के बीच क्या रिलेशन होता है। लाइन वोल्टेज इज इन इक्वल टू फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज इज इन इक्वल टू 1/2 फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज इज इन इक्वल टू √3 फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज इज इन इक्वल टू √2 फेज वोल्टेज। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। डेल्टा में क्या होता है, हम डेल्टा कनेक्शन की बात करते हैं तो डेल्टा में जो लाइन वोल्टेज होता है वो क्या होता है फेज वोल्टेज के बराबर होता है, और लाइन करंट जो होती है वो √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट के होती है। और स्टार में बात करें तो लाइन वोल्टेज √3 टाइम VPH होता है, और लोड करंट
फेज करंट के बराबर होती है। तो इस हिसाब से आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होगा। सौर सेलों की अपेक्षित दक्षता निम्न के लिखित के बीच होती है 10% to 5%, 25% से 35%, 45% से 60%, 70% से 85%। तो बच्चों आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, 25% से 35%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर की सामग्री किस प्रकार की होती है? कठोर होती है, अघुलनशील होती है, नरम होती है, छिद्रयुक्त होती है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? छिद्रयुक्त होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के मामले में तापमान में वृद्धि डैश डैश का कारण बनता है। प्रतिरोध में कमी, वोल्टेज में कमी, प्रतिरोध में वृद्धि, वोल्टेज में वृद्धि। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? प्रतिरोध में कमी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय वाहक बल का मात्रक है एम्पियर टन, वेबर टन, वोल्ट, न्यूटन। तो देखिए चुंबकीय वाहक बल एमएमएफ का यूनिट होता है एम्पियर टर्न। फ्लक्स का क्या होता है? वेबर। फ्लक्स डेंसिटी का क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। रिलक्टेंस का क्या होता है? एम्पियर टर्न पर वेबर। ठीक है। और ये किसका होता है? ईएमएफ का होता है वोल्ट। वोल्ट क्या होता है? ईएमएफ का होता है। न्यूटन किसका होता है? फोर्स का होता है। ठीक। और परमेंस का बात करेंगे यूनिट का, तो ये हो जाएगा वेबर पर एम्पियर टर्न। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ला निम्न में से किसकी यूनिट है? प्रेरकत्व की, फील्ड क्षमता की, फ्लक्स की, फ्लक्स घनत्व की। तो बच्चों जो टेस्ला होती है ये फ्लक्स डेंसिटी की दूसरी यूनिट होती है। फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है? टेस्ला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पैरा मैग्नेटिक मटेरियल है? टंगस्टन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, निकेल है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? इसमें निकेल बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कितने लिम्ब होते हैं? 5 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं। तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर निम्नलिखित पर कार्य करता है। केवल एसी पे करता है, केवल डीसी पे करता है, एसी और डीसी दोनों पे करता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है आपका केवल एसी पे कार्य करता है। ठीक है। अगर इसको ट्रांसफार्मर को हम डीसी सप्लाई देंगे तो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग क्या हो जाएगी? जल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर कुल हानियां डैश डैश पर निर्भर करती है। वोल्टा और धारा पर, वोल्टा और धारा के बीच वाला कोण, धारा। तो बच्चों आंसर क्या होगा? वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में लौ हानियां होती हैं। भार के बढ़ने से बढ़ता है, फ्लक्स घनत्व के बढ़ने से बढ़ती है, हमेशा नियत रहती है, भार के घटने से बढ़ती है। तो जो आपकी लौ हानियां होती इसको हम लोग कोर लॉसेज भी कहते हैं। ये क्या होती है बच्चों? हमेशा फिक्स होती हैं। इनका ये लोड पे डिपेंड नहीं होती हैं। और जो आपकी कॉपर लॉसेज होती हैं वो लोड पे डिपेंड करती हैं। ठीक है। तो आपका क्या होगा? हमेशा नियत रहती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक ट्रांसफार्मर में घर्षण हानियां होती हैं 30%, 75%, 0%, 50%। तो आपका आंसर क्या होगा? 0%। ट्रांसफार्मर स्टैटिक डिवाइस है, वो मोशन नहीं करता है, इसलिए इसमें घर्षण हानियां 0 होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण लोड पर ट्रांसफार्मर वोल्टा नियमन का समीकरण निम्नलिखित में से क्या है? वोल्टा नियमन इक्वल टू V2 FL फुल लोड पे माइनस V2
नो लोड पे अपॉन V2 फुल लोड पर, V2 नो लोड पे माइनस V2 फुल लोड पे अपॉन V2 नो लोड पे। देखिए FL मतलब क्या है यहाँ पे, फुल लोड। पहले आप समझ लीजिए क्या ऑप्शन दिया है। और आपका NL मतलब नो लोड, ठीक। और V2 मतलब है आउटपुट वोल्टेज, ठीक। और चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन दिया V2NL प्लस V2FL अपॉन V2FL, V2NL माइनस V2FL अपॉन V2FL। तो बच्चों आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमी युक्त सिलिका जेल का रंग होता है, लाल होता है, भूरा होता है, गुलाबी होता है, पीला होता है। तो देखिए नॉर्मल कंडीशन पे क्या होता है, ये नीला होता है या आसमानी होता है। नमी सोखने के बाद क्या होता है, ये आपका पिंक कलर का हो जाता है, गुलाबी कलर का होता है। तो आपका आंसर क्या है, गुलाबी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदीप्ति, प्रदीप की इकाई क्या है, डेसिबल, हेनरी, कूलाम, लक्स। तो बच्चों आंसर क्या होगा, लक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ल्यूमन पर वाट डैश डैश इकाई है, प्रकाश, फ्लक्स, दीप्ति, तीव्रता, चमक और दीप्ति दक्षता। तो बच्चों आंसर क्या होगा, इसमें दीप्ति दक्षता की यूनिट होती है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैंडिला निम्न में से किसकी इकाई है, प्रदीपन की है, ज्योति मर्यादा की है, चमकदार तीव्रता की, फ्लक्स की। तो चमकदार तीव्रता की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ल्यूमन में कितने वाट होते हैं, एक होता है, दो होता है, 0.0016 वाट, या चौथा ऑप्शन। तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक वाट बराबर, एक 1 ल्यूमन बराबर 0.0016 वाट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक वाट किसके बराबर होता है, एक जूल के, एक जूल पर सेकंड के, एक जूल पर कूलाम के, कोई नहीं। देखिए वाट किसकी यूनिट होती है, पावर की। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, W/T। W मतलब वर्क हो गया, वर्क की यूनिट क्या हो गई, जूल, और समय की सेकंड। तो आंसर क्या होगा, 1 पर जूल सेकंड, 1 जूल पर सेकंड। तो बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत से उत्पन्न आग के कारण इनमें से कौन से अग्निशामक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। CTC प्रकार, ये तो यूज होता है। चार प्रकार के, रेत भरण के, ये भी यूज कर सकते हैं। CO2 प्रकार, ये भी यूज कर सकते हैं। तो आपका क्या, झाग प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैलोन ऑब्लिक CTC प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग बुझाने के लिए किया जाता है। ठोस सामग्री से में लगने वाली आग, बिजली से लगने वाली आग, पेट्रोलियम पदार्थों के गैस से लगने वाली आग, कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, ये होगा आपका बी ऑप्शन से, ये बिजली के से लगने वाली आग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तार का व्यास डैश डैश द्वारा मापा जाता है, वायर गेज, प्लायर, टेस्टर, स्टील रूल। तो बच्चों आंसर क्या है, वायर गेज से हम लोग इसका व्यास नापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। EMF का मात्रक होता है एम्पियर, ओम, वोल्ट, कूलाम। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, वोल्ट। एम्पियर किसका होता है, ये आपका करंट का होता है। ओम आपका रेजिस्टेंस का होता है। ये आपका EMF हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और कूलाम जो होता है आपका चार्ज का होता है, ठीक बच्चों। हेक्सा ब्लेड्स बनी होती है, हाई कार्बन स्टील, नर्म इस्पात, कार्बन स्टील। तो आपका क्या होगा, हाई कार्बन स्टील की हेक्सा ब्लेड बनी होती है। एडमिटेंस का विलोम होता है, इम्पिडेंस होता है, रिएक्टेंस होता है, कंडक्टेंस होता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, एडमिटेंस का अपोजिट क्या होता है आपका, इम्पिडेंस होता है। एडमिटेंस को हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है, महो होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाइक्रोम की तापीय चालकता क्या है,
ठीक है, नाइक्रोम की तापीय चालकता क्या है? तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका 11.3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल्डिंग आयरन की बिट होगा यहाँ पे, बनी होती है स्टील की, टिन की, पीतल की, तांबे की। तो बच्चों आंसर क्या होगा? तांबे की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोधकता गुणांक का मात्रक होता है फ़ारेनहाइट डिग्री, प्रति डिग्री सेल्सियस, केल्विन। तो बच्चों आंसर होगा प्रति डिग्री सेल्सियस। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, निम्न में से सबसे अच्छा चालक कौन है? सोना है, कॉपर है, चांदी है, लोहा है। तो सबसे अच्छा क्या होता है? कॉपर और चांदी होता है। सबसे अच्छा आपका होता है सिल्वर, उसके बाद होता है आपका कॉपर, उसके बाद होता है गोल्ड, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद आयरन। तो बच्चों आज मैंने आपको मॉडल पेपर नंबर 15 सॉल्व कराया है, जो कि आपके यूपीपीसीएल एग्ज़ाम और सीबीटी ऑनलाइन फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और हो सकेगा तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूं और जिनको पढ़कर आप अच्छे से तैयारी कर सकें। थैंक यू।